आपका ईटी नाउ स्वदेश पर हमारी खास पेशकश में बजट आने वाला है और 2022 का बजट कैसा होगा, ये सवाल सभी के मन में है। लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में। और आज इस सीरीज की शुरुआत करते हुए हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा शायद इस बजट का जो है वो यही है कि 2022 का यूनियन बजट ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि अब ग्रोथ की तैयारी करने का वक्त आ चुका है। मैं हूं मिहिर भट्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आज अगले आधे घंटे में हम मैक्रोज को, देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह एनालाइज करना चाहिए और बजट के प्लेटफॉर्म से सरकार क्या कदम उठा सकती है और बाजार की दृष्टि से, स्टॉक मार्केट्स के एंगल से बाजार क्या दिखेगा इस बजट में, ये एनालाइज करेंगे। मिहिर और हमारे साथ आज तीन बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बाजार एनालाइज करने के लिए मिस्टर नीलेश शाह हैं, अरविंद वीरमानी जी मैक्रोज और अर्थव्यवस्था के डिफरेंट एंगल्स को हमारे लिए एनालाइज करेंगे, और कॉर्पोरेट नजरिया एक बैंकर के हिसाब से और जो बहुत सारे कॉर्पोरेट के साथ क्लोजली काम करते हैं, मिस्टर सुनील मेहता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनालाइज करने के लिए। जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पे आज हमसे बात करने के लिए। मिस्टर मेहता, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो कि एकदम नब्ज होता है पूरी इकोनॉमी का, क्योंकि वो इतने सारे डिफरेंट सेक्टर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं। आपका क्या फीडबैक है? ग्रोथ जो कि एक तो बहुत ज्यादा बॉटम से तो रिबाउंड हुई है, लेकिन यहां से मजबूती कैसे पकड़े? बजट कैसा प्लेटफॉर्म बन सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से जो इस ग्रोथ को थोड़ा सा और हवा दे और उसको सॉलिडिफाई करने में मदद कर सकता है? आपके हिसाब से सरकार एक बैलेंसिंग एक्ट कर पाएगी, एक तरफ ग्रोथ देने का और दूसरी तरफ फिस्कल प्रूडेंस का? देखिए, आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, ये दो हैं कि एक तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कैसे आएगी और दूसरा ये है कि हम बजट से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो जहां तक इकोनॉमी से ग्रोथ का सवाल है, पिछले 2 वर्षों में हमारा पूरा देश, क्या पूरा विश्व जो है इस पैंडेमिक से जूझ रहा था। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय का में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो दूसरी सरकारों ने नहीं किए, दूसरे देशों में नहीं हुए। जैसे पूरे इनकम को सपोर्ट करने के लिए एक गारंटीड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट, तो पहले बैंकों ने 10% इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट को अनाउंस किया, और उसके बाद में सरकार ने कहा कि चूंकि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है और इस समय जो क्रेडिट दिया जाता है वो रिस्की होता है, तो बैंकर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए गारंटीड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अंदर पहले 3 लाख करोड़ का प्रावधान था, जिसको बाद में बढ़ा के 4.5 लाख करोड़ कर दिया, और जिसमें से अभी 3 लाख करोड़ से अधिक ऑलरेडी वितरित भी हो चुका है और डिसबर्स भी हो चुका है। तो इससे जो हमारी एमएसएमई इस पेंडेमिक के कारण से, कोरोना के कारण से इंपैक्ट हो सकती थी, उनको एक सस्टेन करने का मौका मिला। उनको लगा कि अगर ये बीच में बहुत टाइम ऐसा था जब यूनिट्स काम नहीं कर रही थी, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं थी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं थी, या चीजों के मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे थे, तो उस पीरियड में जो उनकी ओवरहेड कॉस्ट हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज की कॉस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट हो, चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट हो, उस सबको सस्टेन करने के लिए ये जो इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट है बहुत रामबाण का काम किया। तो ये एक अनेबलर जो था, ये भारत सरकार ने दिया, जिससे लाभ मिला। दूसरा जो बहुत अच्छा अनेबलर सरकार ने दिया, वो दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, क्योंकि आम आदमी जिसकी आजीविका नहीं थी, तो बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जिन्होंने खाते खोले हुए थे, तो उनकी जो महिला लाभार्थी है उनके खाते में भी 500-500 रुपए ट्रांसफर करके, और उस तरह से उनको बाइंग पर पावर भी दी गई और सस्टेन करने का एक मौका भी दिया गया। इसके अलावा जो मुफ्त में भोजन भी उपलब्ध कराया है जरूरतमंद क्षेत्रों में, और जो साधन किए गए, तो इसने सबको एक इकोनॉमी को इस इतने बड़े पैंडेमिक को झेलने के लिए एक बहुत बड़ा अनेबलर प्रोवाइड किया। अब ये तो किया, और इससे अपने पेंडेमिक का वक्त निकाल भी लिया, जितना हमारा जो लोन्स खराब हो सकते थे, जो डेलिंक्वेंसीज हो सकती थी, जो इकोनॉमी पटरी से उतर सकती थी, उसको बचाया गया। मगर अब जो वक्त है
वो है ग्रोथ का। और ग्रोथ के लिए पिछले अगस्त के बाद में तो आप देख रहे हैं कि सभी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बॉयंट थी। सबको ये लग रहा था कि प्री पेंडेमिक के लेवल के ऊपर जो ग्रोथ है हमारी वो आ रही है, बल्कि कई सेक्टर्स में तो ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई थी, क्योंकि कुछ पेंट अप डिमांड भी थी और लोगों में उत्साह था कि इकोनॉमी हमारी जो है वापस से आ जाएगी। तो अगर वह क्रम चलता रहता है तो शायद कोई अभी ये बात चर्चा करने का कोई विषय ही नहीं होता। हमें लगता है कि डेफिनेटली हम लोग वापस ग्रोथ पार्ट पे आ गए और प्री पेंडेमिक के लेवल पे हम पहुंच जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में। मगर ये जो थर्ड वेव आई है, ये थर्ड वेव अभी कितने दिन चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर इससे जो 1 महीने का इनिशियली नुकसान हुआ है, क्योंकि दिसंबर एंड से या जनवरी के बिगनिंग से शुरुआत हो चुकी है और ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है इसको, तो इससे ये कितने दिन और चलेगी और हम लोग इससे कितना जल्दी संभल पाएंगे, इस पे बहुत हद तक निर्भर करेगा कि हम अपनी ग्रोथ का जो टेम्पो दिसंबर तक बिल्टअप हो गया था उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये तो एक दिस इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, तो इस बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा। मगर मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो जिस लेवल पे वैक्सीनेशन हुए हैं हमारे देश में, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हुए हैं, और जो थर्ड वेव का इम्पैक्ट है वो भी इतना सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि जो हम लोगों ने पुराने अनुभव से काफी कुछ सीखा है और वैक्सीनेशन होने के कारण से हमारी प्रतिरोधी क्षमता भी काफी अच्छी हो गई है, तो हम लोग इसको सस्टेन कर पाएंगे और दोबारा से वापस जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमारी दिसंबर में आई थी, मार्च तक वापस हम उसी पे पहुंच जाएंगे। ये 2-3 महीने का जो सेटबैक है इसमें कुछ हैंड होल्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए शायद भारत सरकार अपने बजट में भी हो सकता है अनाउंस करे, क्योंकि हमने भी एक बैंकिंग समुदाय से ये रिक्वेस्ट करी है कि जो इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट है जो अभी 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध थी, इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, जिससे कि अगर इस पीरियड में जो 3-4 महीने में इम्पैक्ट आया है वो लोग उस चीज को कर सकें। दूसरा जो बहुत बड़ा सॉलिड पॉजिटिव फैक्टर है हमारे देश में वो ये है कि पूरे विश्व में इतनी अधिक यंग आबादी किसी देश के पास नहीं है। आज पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे होंगे, पर यंग आबादी के प्रोपोर्शन में हम लोग पहले नंबर पे हैं। और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, यही जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करने के लिए सक्षम है और यही ज्यादा कंजम्पशन भी करती है। तो इसलिए हमारे देश बिल्कुल। में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बिल्कुल। ओन मार्केट है, अपने ओन मार्केट है जिसमें हम इस पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा ने जो जी। अनेबलर्स हैं उसको जारी रखा जाए तो डेफिनेटली हमारे पास ग्रोथ का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार है और हम दोबारा से मार्च तक वापस, अगर ये पेंडेमिक कंट्रोल हो जाता है, तो उसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे वापस जा सकते हैं। बिल्कुल जहां बिल्कुल, ये तक इनफैक्ट यही हमारी कोशिश भी है कि इस बातचीत में हम यही कुछ अहम जो की एक्शन पॉइंट्स हैं जिस पर शायद सभी की नज़र बनी हुई है उस पर बात करें। हमारे साथ नीलेश शाह जी भी हैं, अरविंद विरमानी जी भी हैं। नीलेश, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय का जो सेटअप है सरकार के सामने, आप देखिए जो टैक्स रिसीप्ट्स हैं वो बम्पर हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। इकोनॉमी में हमने अच्छा खासा रिवाइवल देखा है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से तुलना की जाए तो करीब 5-6% नीचे हैं हम। सो जाहिर सी बात है सरकार को ग्रोथ को सस्टेन करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही इलेक्शंस भी हैं और तीसरा मुद्दा जो है वो है सेंटिमेंट को अच्छा बनाए रखना। खासकर जैसा हमने देखा मार्केट का सेंटिमेंट इन दिनों थोड़ा सा ख़राब है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होता है। आपके लिहाज से ऐसे 3-4 कौन से अहम मुद्दे या फिर कदम होने चाहिए इस बजट में जिससे ग्रोथ बरकरार रहे, बजट पॉपुलिस्ट ना होते हुए भी आम आदमी के लिए इट लीव्स समथिंग ऑन द टेबल और मार्केट का मूड भी खराब ना हो, अगर हम एक्शन पॉइंट्स की बात करें? इस वक्त हम अगर देखें तो हमारा ट्रेड, एग्रीकल्चर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर है, कंजम्पशन प्री पेंडेमिक से नीचे है। रिकवरी में हम इकोनॉमी की टर्म्स में प्री पेंडेमिक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, बट ये रिकवरी के शेप्ड है, अनइवन है। गोल्ड इंपोर्ट्स ज्यादा हो रही है और गोल्ड लोन भी ज्यादा हो रही है। एसयूवीज ज्यादा बिक रही है बट एंट्री लेवल बाइक्स उतनी नहीं बिक रही है। हमें कंजम्पशन को सपोर्ट करना जरूरी है और बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन चाहे अर्बन इंडिया में हो चाहे रूरल इंडिया में हो, उसे सपोर्ट करना जरूरी है। अब सपोर्ट 2 तरीका हो सकता है, एज द इंग्लिश प्रोवर्ब सेज कि इधर यू गिव अ फिश टू अ मैन और यू टीच अ फिशिंग टू अ मैन।
आज की हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें फिश और फिशिंग दोनों का सहारा लेना चाहिए। एक है, मनरेगा की वजह से हमने रूरल इंडिया में कंजम्पशन को सपोर्ट मिलते हुए देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए भी देखा है। क्यों ना एक अर्बन मनरेगा लॉन्च किया जाए जिसमें उन तबके के लोग जिनकी आमदनी के ऊपर पेंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुई है उनको सपोर्ट कर सके। दूसरा है, हमें जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी इक्विटेबल ग्रोथ के लिए। 3 सेक्टर है जो भारत में काफी बड़े हैं, हाउसिंग, टेक्सटाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में इस वक्त रॉ मटेरियल शॉर्टेज है तो उसको बाजू पे रखते हैं, बट हाउसिंग एंड टेक्सटाइल्स को अगर हम बढ़ावा दे पाए तो नीचे के तबके के लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, अपने आप कंजम्पशन को सपोर्ट मिल सकता है। और ये कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अब टैक्स बढ़ा के अगर हम वो पैसा रेज करेंगे तो बाकी लोगों का कंजम्पशन इम्पैक्ट हो जाएगा। हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रेज करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2 तरीके से आ सकती है, एक डाइवेस्टमेंट, दूसरा असेट मोनेटाइजेशन। डाइवेस्टमेंट में हमने हमेशा जो भी टारगेट रखा पिछले 20 सालों में कभी भी अचीव नहीं किया है, तो कैसे हम डाइवेस्टमेंट को सही तरीके से लेके जाए ताकि जो टारगेट रखते हैं वो अचीव कर पाए। और असेट मोनेटाइजेशन ये हमारा नया प्रयास है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल है। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो डाइवेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन से पैसा उठाइए और उससे अर्बन मनरेगा के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए, और हाउसिंग, टेक्सटाइल जैसे लार्ज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को सपोर्ट करके, एम्प्लॉयमेंट करके कंजम्पशन को सपोर्ट दीजिए। राइट मिस्टर वीरवानी, आपके व्यू में जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे कदम उठाए हैं मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, वो तो एक बात हो गई, लेकिन बजट के प्लेटफॉर्म से कैपेक्स के रिवाइवल में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के हिसाब से और कौन से कदम आपके हिसाब से गवर्नमेंट ले सकती है? और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इस समय फाइनेंशियल कंडीशन है, जो बैलेंस शीट है गवर्नमेंट की। मिस्टर वीरवानी, आई थिंक आपका माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज। मैं 3 पॉइंट कहना चाहूँगा, और जिसका तीसरा पॉइंट जो आपको डायरेक्टली एड्रेस करेगा जो आपने पूछा है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये चीज़ें करनी है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने टारगेटेड अप्रोच अडॉप्ट की है शुरू से, जबकि लोग कह रहे थे कि फिस्कल एक्सपेंशन होनी चाहिए, कम हो रही है, अमेरिका, यूके सब जगह ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम फेल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने टारगेटेड अप्रोच अडॉप्ट की है, जिसको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ पे एड्रेस किया है, जिससे सबसे बेहतर एग्जांपल है जो फ्री राशन दिया है। हम अभी रिसर्च कर रहे हैं जो 1-2 हफ्ते में पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, जिससे हमने एस्टिमेट किया है कि तकरीबन जितनी भी पॉवर्टी इफेक्ट पैंडेमिक का हुआ है वो ऑफसेट कर दिया था इसके साथ। तो एग्जैक्ट डेटा अभी 1-2 हफ्ते में बताएंगे। पर ये जो अप्रोच है ये चलती रहनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे सबको पता है, एक वेव नहीं थी, दूसरी वेव आई है, तीसरी वेव आई है, और हमें अभी पता नहीं है कि फिर एक नया वेरिएंट आएगा तो चौथा। तो ये टारगेटेड अप्रोच हर बारी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक बारी हमने कर दी है और ख़त्म हो गई बात और अब नहीं करनी। तो गवर्नमेंट को सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि इतनी वेव्स आई हैं, इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको कहते हैं, जो इकट्ठा होता जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा है कि हमारे देश की गवर्नमेंट प्रोबेबली यूनिक है इन द वर्ल्ड कि इन्होंने ये जो पेंडेमिक का समय है ना खाली एड्रेस किया है डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला,
पर रिफॉर्म्स किए हैं टू इंक्रीज इंक्लूसिव ग्रोथ। आपने शुरू में बोला था इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, उससे रेवेन्यूज बढ़ेंगी, उससे पॉवर्टी एलिमिनेशन और प्रोग्राम्स पुअर के लिए कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है पिछले 18 महीने में, वो इट राइवल्स जो 90s का रिफॉर्म था। पर एक इशू रह जाती है, क्योंकि पॉलिसी से जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स डेफिनेटली रेज हो गए हैं। एक रिसेंट सर्वे में बताया कि 93% ऑफ सीईओज ऑफ मेजर कंपनीज ऑप्टिमिस्टिक हैं, पर दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि हमने पुराने रिफॉर्म से सीखा है कि जब तक आप उस नई पॉलिसी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स नहीं डिफाइन करते, आपका जो उसका एक्चुअल बेनिफिट ऑन द ग्राउंड, एक्शंस ऑफ पीपल, उसका लोगों को बेनिफिट, जॉब्स, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट में वो नहीं आता जब तक आप रूल्स ना बनाइए। तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ये एक्सपर्डाइट करें। जो पॉलिसीज बन गई हैं वेरी गुड, और काफी सारी अच्छी पॉलिसीज हैं, पर उसके रूल्स रेगुलेशन बने। और तीसरा पॉइंट है कि अब मेजर कंसर्न्स क्या हैं इस बजट से पहले। 3 मेरे कंसर्न्स हैं और मैं बताऊंगा कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। एक है जो कंजम्पशन रिकवरी स्लो है। नीलेश शाह जी ने बताया क्वाइट करेक्टली कि ये कंसर्न मुझे इतना ज्यादा पिछले साल नहीं था, पर अब ज्यादा कंसर्न हो गया, जो पिछली बजट में मैंने रिकमेंडेशन दी थी। पर इस साल ये क्लियर है कि ये लैग कर रहा है, जो रिकवरी कंजम्पशन की इन्वेस्टमेंट से भी लैग कर रहा है, एक्सपोर्ट से भी लैग कर रहा है। तो इसका क्या किया जाए? इसके लिए जीएसटी रिफॉर्म बहुत जरूरी है, और इस टाइप का रिफॉर्म जैसे हमने पहले नहीं किया, जिसको हम रेवेन्यू नेगेटिव कहते हैं, जिसको एवरेज रेट कम करें ताकि कंजम्पशन को बूस्ट मिले, और जैसे ही कंजम्पशन रिवाइव होगी वो सारा मेकअप हो जाता है। तो कंजम्पशन नेगेटिव, रेवेन्यू नेगेटिव जो लगता है जी कि रेवेन्यू कम हो जाएगी, बट विद इन 1 to 2 ईयर उससे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। दूसरा है, मेरे को कंसर्न है अब एमएसएमई लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं। कॉर्पोरेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्पोरेट्स आर द ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। ये खाली हमने इंडिया में नहीं देखा, सब दुनिया में देखा है। पर वी मस्ट इंश्योर दैट हमारे इतने सारे एमएसएमईज हैं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, जो न्यू एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो इसके लिए डायरेक्ट टैक्स कोड रिफॉर्म की बड़ी जरूरत है। हम जब डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस की बात करते हैं तो हम खाली सोचते हैं कि हमें जैसे वेज ओनर्स, सैलरी ओनर्स, जिस तरह मैं था, वो अपनी खाली हम सोचते हैं। पर डायरेक्ट टैक्स कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएसएमईज, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो डायरेक्ट कोड 2009 में जब मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था तब की बनी हुई है, पर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी डिले हो गई है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बजट में कुछ उसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे। और फाइनली तीसरा है जो एक्सपोर्ट, सस्टेनिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई है, पर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं और अदर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिससे प्रेशर पड़ेगा जो बैलेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सपोर्ट सस्टेन करें, और इससे इसका सबसे बेटर मेथड है कस्टम्स इंपोर्ट टैरिफ रिफॉर्म। मैं डिटेल में जाऊंगा। और फाइनली पॉइंट जो नीलेश शाह जी ने किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अभी भी जरूरी है, तो फोकस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, जिससे जॉब्स जल्दी से क्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल, ये विरमणी जी आपने बहुत अहम बात कही। एक अच्छी चीज़ ये है कि सरकार के पास थोड़ा सा रूम है, अगर वो चाहे तो खर्च कर सकती है कुछ एक सेक्टर्स पर, और उसके ज़रिए जॉब्स को भी बढ़ावा दे सकती है। नीलेश जी, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा। आपने टैक्सेशन की बात की थी। एक चीज़ जिस पर बाज़ार खैर उम्मीद लगाए बैठा है, वो तो यही है कि एलटीसीजी में इन्हें शायद कोई रिलीफ मिल जाए, एसटीटी में रिलीफ मिल जाए। एक तो उस पर आपका व्यू, और दूसरा ये जो डाइवेस्टमेंट का आंकड़ा है हर साल, आपने खुद ही जैसे कहा कि हम नंबर कभी मीट नहीं होता,
लेकिन ये यहाँ पर इस सरकार ने वाकई कुछ बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह की क्या कुछ और पॉजिटिव कमेंट्री इस बजट में एक्सपेक्टेड है? तो एक तो टैक्सेशन, एलटीसीजी, एसटीटी पर आपकी राय, और दूसरा डाइवेस्टमेंट। आई थिंक कैपिटल मार्केट टैक्सेशन के बारे में नो न्यूज विल बी गुड न्यूज। क्लियरली जब एसटीटी लेवी हुआ था तो वो कैपिटल गेन्स की अवेज में लेवी हुआ था। आज दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट हमेशा प्रार्थना तो करता है कि आइदर एसटीटी रहे या एलटीसीजी रहे, बट आज की तारीख में कोई छेड़खानी ना हो, कोई चेंज नहीं हो, वही मार्केट के लिए ठीक ठाक रहेगा। दूसरी चीज है डाइवेस्टमेंट के बारे में। अब एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट एक अभूतपूर्व कदम है, बट आप ये सोचिए कि अगर हमने एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट तब किया होता जब उसकी 100% मोनोपोली थी इंडियन स्काई के ऊपर, तब हमें एक वैल्यू मिलती थी, जो आज जो वैल्यू मिल रही है उससे कहीं ज्यादा होती थी। और इन बिटवीन इतने सालों में हमने एयर इंडिया के लॉस को भरपाई करने के लिए जितने पैसे लगाए, उस पैसों से हम बहुत कुछ और कर सकते थे। तो डाइवेस्टमेंट अभी करना भी बहुत अभूतपूर्व कदम है, बट क्या हम ओकेजन बेस्ड डाइवेस्टमेंट की जगह पे स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट पे जा सके, ताकि हमें अपने पीएसयूज की मैक्सिमम वैल्यू रियलाइज कर सके। तो कोशिश यही करनी चाहिए डाइवेस्टमेंट के मामले में कि हम सही समय पे सही दाम पे कंपनीज को डाइवेस्ट कर सके, ना कि जब वो बहुत ज्यादा लॉस करने लगे तब डाइवेस्ट करें। राइट मिस्टर मेहता, मैं एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछूंगा, क्योंकि एमएसएमईज को क्रेडिट की अफोर्ड करना तो क्वेश्चन बाद में आता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बहुत बड़ी बात होती है। इसमें ईएलसीजीएस जो स्कीम थी एमएसएमईज के लिए, उन्होंने काफी बड़ा एक रोल प्ले किया। एमएसएमई को, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी को भी, जॉब्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उस एरिया ऑफ द इकोनॉमी को आपको कैसा लगता है कि गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है? क्या ये स्कीम थोड़ी और बढ़ा दी जाए, कुछ तब्दीलियां की जाए, या कुछ एडिशनल सपोर्ट जो बजट में एमएसएमईज को मिल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, जो जहां तक एमएसएमई की बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आए थे और कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये थर्ड वेव आएगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एज आईबीए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया है कि इस स्कीम को 1 साल और बढ़ा दें। इसमें हमने 2 रिक्वेस्ट और भी करी हैं। एक रिक्वेस्ट हमने ये भी करी है कि जो सेक्टर हमारे पास में इसके अंदर थे कवर्ड, वो सिर्फ 50 करोड़ तक के वाले एमएसएमई थे, जबकि एमएसएमई आजकल टर्नओवर मेथड से डिटरमाइंड होती है। तो उसमें जो बाकी के सेक्टर्स हैं एमएसएमई के, उनको भी अगर इसमें कवर कर दिया जाए, क्योंकि ये पैंडेमिक ने करीब करीब सभी सेक्टर्स को, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो मझले हों, चाहे बड़े हों, सभी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है। बड़ों के पास में कुछ लॉस एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी थी, तो उन्होंने आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर लिया। पर अब जो थर्ड वेव के बाद शायद मिडिल सेगमेंट को भी इसकी जरूरत पड़े, तो ये जो 50 करोड़ की लिमिट है का जो क्राइटेरिया था, इसको अगर हटा दिया जाए तो एंटायर सभी सेक्टर्स जो एमएसएमई के हैं वो इसमें कवर हो सकते हैं। ये 2 परिवर्तन अगर इसमें हम बजट के माध्यम से इसमें लेके आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, मैं नीलेश शाह जी ने जैसा कहा उस बात को पूरा सपोर्ट करते हुए मैं ये भी कहूंगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और हाउसिंग है, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ही लेबर इंटेंसिव हैं, जिसमें लेबर, जिसके पास में अर्निंग भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उसके पास कंजम्पशन की कैपेसिटी भी आएगी, प्लस ये जो सेक्टर है इससे मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील है, आयरन है, जैसे सीमेंट है, कॉपर वायर्स हैं, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, हाउस होल्ड गुड्स हैं, कि जब भी कोई नया मकान बनता है तो बहुत सारी चीजें उसमें काम में ली जाती हैं, तो उन सब सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। तो इसमें 2 चीजें की जा सकती हैं। जैसे एक हमने रिक्वेस्ट ये भी करी है कि सेक्शन 24 के अंदर अभी इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, तो वो 2 लाख तक ही सीमित है। अगर उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेतनभोगी हैं, जो उनको लगेगा कि चलो मेरे को टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है और मकान बना लेने के लिए बिल्कुल सही समय है, तो वो उस चीज में शुरू करेंगे। और वो अगर हाउसिंग लोन लेंगे तो डेफिनेटली जो
हाउसिंग की जो एक्टिविटी है उसमें बढ़ावा मिलेगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और बाकी की इकोनॉमी को पुश मिलेगा। और दूसरा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का निर्माण किया है, जहां पे बहुत एम्बिशियस प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर वो प्लान ऑन ट्रैक पे और उसकी प्रॉपर फंडिंग बजट के थ्रू हो जाती है तो उससे भी सरकार कैन प्रोपेल दी एंटायर इकोनॉमी। उसमें क्या होगा कि बजट को इस बजट के माध्यम से इन सेक्टर्स में प्रॉपर अलोकेशंस करके हम पूरी इकोनॉमी को आगे खींच के ले जा सकते हैं, एक ड्राइवर के रूप में खींच के लेके जा सकती है सरकार, और जिससे पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जाते जाते क्विकली नीलेश, आपसे एक चीज़ हर निवेशक जो इस समय जानना चाहता है कि बाजार इतना नर्वस किस चीज़ को लेकर है? इंटरनेशनल क्यूज़, महंगाई, फेड के कदम, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, या फिर बजट का डर? मेरे हिसाब से बजट का डर नहीं होगा। हालांकि पिछले 10 साल में 7 बार मार्केट ने बजट के पहले करेक्शन दिया है, बट मेरे हिसाब से इस बार बजट का डर मार्केट को नहीं होना चाहिए। जो डर है वो आपने जो बाकी फैक्टर्स बताए उसके ऊपर है। ग्लोबली ब्याज की दरें बढ़ रही है, महंगाई का डर लग रहा है लोगों को, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है, चाइना ताइवान से, रशिया यूक्रेन से, मिडिल ईस्ट में भी ऑयल के दाम ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। तो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में आ रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि हर करेक्शन एक निवेशक के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगा। वैल्यूएशन आज भी मार्केट के फेयर वैल्यू के आसपास है, सो ये एक इक्वल वेट मार्केट है। यहाँ पे आप अंडर वेट है तो करेक्शन का लाभ उठा के निवेश कर सकते हैं, और अगर इक्वल वेट है तो आप अपनी SIP चालू रखिए। दैट शुड बी दी वे फॉरवर्ड। राइट, ऑल राइट। नीलेश भाई, अरविंद जी, मिस्टर मेहता, ऑल थ्री ऑफ यू हमारे साथ आज बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अहम मुद्दों पे आप लोगों ने प्रकाश डाला कि इस बार बजट 2022 ग्रोथ को किस तरह से और एक रिवाइटलाइज कर सकता है, और इकोनॉमिक सिचुएशन को भी हमारे लिए एनालाइज किया। मिहिर और मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए ET Now स्वदेश। धन्यवाद।